जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका, संदर्भ न्याय दीपिका। ये न्याय दीपिका नाम का न्याय शास्त्र का एक बहुत ही सरल, सुबोध किंतु महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हम सब इसका अध्ययन कर रहे हैं और इसमें 2 प्रकाश का अध्ययन पूर्ण हुआ। अब तृतीय प्रकाश चल रहा है। तृतीय प्रकाश में भी हम 34 पैराग्राफ पढ़ चुके। 34 अनुच्छेद पूरे हुए। अब 35वां पैराग्राफ चलता है। प्रकरण ये चल रहा है कि अनुमान के कितने अवयव होते हैं। हमने पिछली बार अनुमान वाक्य बनाए, अनुमान वाक्य बना बनाकर बताए कि वो कैसे 2 अवयव मुख्य हैं। एक को कहते हैं प्रतिज्ञा और दूसरे को कहते हैं हेतु। न्याय शास्त्र का मूलाधार है अनुमान शास्त्र। न्याय शास्त्र में सबसे ज्यादा उपयोगी विषय और जो उसकी स्पेशलिटी है वो अनुमान है, क्योंकि बाकी विषयों का वर्णन तो दर्शन में भी आ जाता है, पर एक अनुमान ऐसा है जो न्याय पढ़ने वाले ही ठीक से पढ़ पाते हैं। न्याय को, अनुमान को पढ़ाना ही, अनुमान के प्रयोग में दक्ष बनाना ही अनुमान प्रमाण न्याय शास्त्र का उद्देश्य है। तो उसमें हम 35वें पैराग्राफ पे पहुंच गए और ये बात बताई कि अनुमान के 2 ही अवयव होते हैं। एक का नाम प्रतिज्ञा और दूसरे का नाम हेतु। हेतु का दूसरा नाम साधन भी है और प्रतिज्ञा का दूसरा नाम साध्य भी है, अथवा प्रतिज्ञा का नाम धर्मी भी है, अथवा प्रतिज्ञा का नाम पक्ष भी है। ऐसे कई कई नामों से, कभी तो धर्म सहित धर्मी साध्य होता है, कहीं अकेला धर्म साध्य होता है। क्या क्या स्थितियां हैं वो सब हमने पिछली कक्षाओं में बहुत डिटेल में समझ ली है, इसलिए अभी उसकी चर्चा न दोहराकर 35वां अनुच्छेद पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं। देखो, पढ़ता हूं मैं 35वां अनुच्छेद। तदेतत् अविमृश्याभिमननम। देखो कितना अच्छा शब्द है। ये भाषा भी इस बहाने समझ लो, इनकी कहने की शैली समझो। क्या कितने सारे शब्द एक साथ मिलकर बैठे हैं। तद प्लस एतत् प्लस एविमृश्य प्लस अभिमननम, ऐसे 4 शब्द मिलकर के बैठे हैं। और तोड़ो तो 4 के भी 6 हो जाएंगे अभी। तदेतद माने वह, यह बात। एविमृश्य, एविमृश्य का मतलब है जिस पर भली भांति विमर्श नहीं किया गया है। विमर्श माने जिस पर अच्छे से सोचा जाए, विचार विमर्श बोलते हैं ना, वही विमर्श है। और विमृश्य, विमृश्य का मतलब होता है विचार करके, और अविमृश्य का मतलब होता है विचार किए बिना ही। ये बात बिना विचार किए ही अभिमननम, सोची गई बात है। ये ऐसे ही सोच ली गई है। ये बात वास्तव में सोच विचार करके नहीं मानी गई है। मनन माने मानना भी है। ये बात
कौन सी बात? जो पिछले 34वें पैराग्राफ में कही थी। क्या कही थी 34वीं पैराग्राफ में? ये कही थी कि अनुमान के तो 5 अवयव होते हैं साहब, 5। आप 2 बता रहे हो, सो तो कम बता रहे हो। उसके 5 अवयव होने चाहिए। आपने केवल प्रतिज्ञा और हेतु ऐसे 2 ही बोले, लेकिन वास्तव में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन ऐसे 5 होने चाहिए, तब जाकर के वो पूरी बात बनेगी। ऐसा 34वें पैराग्राफ में कहा था। तो अब उसी बात के बारे में आचार्य की टिप्पणी है कि तुम्हारी यह बात बिना सोचे विचारे कही गई है। तदेतद अविमृश्याभिमननम वीतराग कथायां प्रतिपाद्यानुरोधेन अवयवाधिक्येपि विजिगीषु कथायां प्रतिज्ञा हेतु रूप अवयव द्वयेनैव पर्याप्ते किम अप्रयोजकैरन्यैरवयवैः। वीतराग कथायां, सप्तमी एक वचन, वीतराग कथा में प्रतिपाद्य। अब देखो, ये अर्थ कभी नहीं सुना होगा आपने कि प्रतिपाद्य माने शिष्य, छात्र, श्रोता। प्रतिपाद्य शब्द का अर्थ क्या है? देखो गजब की बात। बहुत शोर हो रहा है, 1 मिनट दरवाजा बंद करता हूँ, कुछ कम हो। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रतिपाद्य आशयानुरोधेन। प्रतिपाद्य माने शिष्य, शिष्य के आशय माने अभिप्राय, शिष्य की योग्यता, उसके अनुरोध से अवयवाधिक्येपि, अधिक अवयव की अधिकता होने पर भी, माने वीतराग कथा में शिष्य की योग्यता के अनुसार यद्यपि अधिक अवयवों का प्रयोग किया जा सकता है, फिर भी विजिगीषु कथायां प्रतिज्ञा हेतु रूप अवयव द्वयेनैव पर्याप्त है किम अप्रयोजकैरन्यैरवयवैः। विजिगीषु कथा में प्रतिज्ञा हेतु रूप 2 ही अवयव से बात पर्याप्त हो जाती है। बाकी अन्य अप्रयोजक, ये जो किम अप्रयोजन ही लिखा है ना, ये अप्रयोजन ही नहीं होना चाहिए, अप्रयोजक ही होना चाहिए। किम अप्रयोजकैरन्यैरवयवैः, ये सब तृतीया बहुवचन है। अप्रयोजक अन्य अवयवों से क्या लाभ है, क्योंकि वे सब अप्रयोजक है, उनका कोई प्रयोजन नहीं है। अब यहाँ एक खास बात आई कि वीतराग कथा में ज्यादा अवयव हो सकते हैं, लेकिन विजिगीषु कथा में 2 ही अवयव होते हैं। एक का नाम प्रतिज्ञा और दूसरे का नाम हेतु, और वे ही 2 पर्याप्त है। तो ये प्रश्न पैदा हो जाता है, ये जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि क्या होता है ये वीतराग कथा, क्या होती है ये विजिगीषु कथा। इसलिए अब इसको समझाते हैं। देखो, विजिगीषु कथायां प्रतिज्ञा हेतु रूप अवयव द्वयस्यैव सार्थक्यम इति कथनम। विजिगीषु कथा में प्रतिज्ञा हेतु रूप 2 ही अवयव, ही कहाँ लिखा है? एव में। हेतु रूप 2 अवयवों का ही सार्थक्य। देखो ये सार्थक्य माने, अब आपको कोई नए बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, सार्थक्य भाववाचक बनाने का तरीका है। सार्थकता 2 तरह से भाववाचक बनाते हैं ना, एक तो सौंदर्य, एक सुंदरता। तो यहाँ पर भी सार्थकता, जिसको हम आज हिंदी में बोलते हैं, उसी को इन्होंने संस्कृत में भाववाचक बनाया, सार्थक्यम इति कथनम। ये बात कही जा रही।
विजिगीषु कथा में प्रतिज्ञा और हेतु रूप दो ही अवयव होते हैं और वे दो ही पर्याप्त है, ये बात यहाँ कह रहे हैं। तथा ही वादी प्रतिवादिनो स्वमत स्थापनार्थम जय पराजय पर्यंतम परस्परम प्रवर्तमानो वाग व्यापारो विजिगीषु कथा। वही बात समझाते हैं। वादी और प्रतिवादी के बीच, वादी प्रतिवादी नो क्या हुआ, सप्तमी विभक्ति द्विवचन। वादी और प्रतिवादी में स्वमत स्थापनार्थम, अपने मत की स्थापना करने के लिए, जय पराजय पर्यंत, जो परस्पर वाग व्यापार प्रवर्तित होता है। वाग व्यापार माने वचन व्यापार, वचन व्यवहार, जो परस्पर वचन व्यवहार होता है उसे विजिगीषु कथा कहते हैं। जब एक वादी होता है, दूसरा प्रतिवादी। वादी माने बोलने वाला, पक्ष रखने वाला, और प्रतिवादी माने उसका निराकरण करने वाला, उसके विपक्ष में बोलने वाला। वो वादी और प्रतिवादी में अपने अपने मत को स्थापित करने के लिए जय पराजय पर्यंत जो परस्पर वचन व्यवहार प्रवर्तित होता है उसका नाम विजिगीषु कथा है। और गुरु शिष्याणाम विशिष्ट विदुषाम व राग द्वेष रहितानाम तत्व निर्णय पर्यंतम परस्परम प्रवर्तमानो वाग व्यापारो वीतराग कथा। गुरु शिष्य में, विशिष्ट विद्वानों में, अथवा वह माने अथवा गुरु और शिष्य का, अथवा विशिष्ट विद्वानों का, जो कि राग द्वेष से रहित होते हैं, जिनमें हार जीत की भावना नहीं होती है बल्कि तत्व निर्णय की भावना होती है। तो तत्व निर्णय पर्यंत जो वाग व्यापार प्रवर्तित होता है उसको वीतराग कथा कहते हैं। अब ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात आई है और बहुत ही अच्छी बात आई है, परीक्षा में भी बहुत पूछी जाती है और वैसे भी हमको आपको सबको समझने लायक है। दो तरह की कथा होती है। कथा माने बात, कथन, कथनम कथा। दो तरह की बातचीत होती है, दो तरह का वाग व्यापार होता है। वाग माने वाणी, वाणी का व्यापार। दो तरह का वार्तालाप होता है। कथा माने वार्तालाप, दो तरह का वार्तालाप होता है। एक वार्तालाप को कहते हैं विजिगीषु कथा और दूसरे को कहते हैं वीतराग कथा। कितने सुंदर नाम है देखो, वीतराग कथा। वीतराग कथा माने क्या, जब कोई गुरु, कोई शिष्य या दो विद्वान मित्र बिना किसी कसाय भाव के, बिना किसी हार जीत की भावना के, केवल तत्व निर्णय के लिए जो परस्पर वार्तालाप करते हैं उसको वीतराग कथा कहते हैं। और जब दो वादी और प्रतिवादी, वादी माने एक बात को प्रस्तुत करने वाला और प्रतिवादी माने जो उस बात का विरोध करने वाला। वादी प्रतिवादी का मतलब आप ऐसा समझ लो जैसे सरकार में पक्ष और विपक्ष होते हैं। तो वादी माने पक्ष, प्रतिवादी माने विपक्षी। ये दोनों जब बात करते हैं और बात का उद्देश्य एक ही होता है कि मेरी बात सही है या तेरी, अपना मत स्थापित करने के लिए, और फिर बाद में निर्णय होता है, एक की जय होती है, एक की पराजय होती है। जय माने विजय, एक की विजय होती है, एक की पराजय होती है। तो वो जो बातचीत है उसको कहते हैं विजिगीषु कथा। उसका नाम है शास्त्रार्थ। आज की भाषा में कहो तो शास्त्रार्थ। पहले बहुत शास्त्रार्थ हुआ करते थे। कोई भी राज दरबार में विद्वान पहुंच जाता था, कहता था मेरे सामने आ जाओ, किसी की हिम्मत हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करो, तो उसको कहते थे विजिगीषु कथा।
लेकिन जो अपने शास्त्र सभाएं चलती है, मंदिर में कक्षाएं, वे शास्त्रार्थ नहीं है, वे तो वीतराग कथा है। हालांकि उसमें भी शंका समाधान होते हैं, लेकिन हार जीत की भावना नहीं होती, इसलिए उनको वीतराग कथा कहते हैं। तत्र विजिगीषु कथा वाद इति च उच्यते। तत्र माने उन दोनों में से विजिगीषु कथा को वाद इति च माने भी, वाद ऐसा भी कहते हैं, उच्यते कहा जाता है। उनमें से विजिगीषु कथा को वाद भी कहा जाता है। कितनी बढ़िया बात कही। विजु एक शब्द छूटा कुछ यहाँ, देखो मैं देखता हूँ। हाँ, एक शब्द पीछे छूट गया, केचित। केचित वीतराग कथा वाद इति कथयन्ति। केचित माने कुछ लोग, वीतराग कथा को भी वाद ऐसा कहते हैं, किंतु तत्पारिभाषिक में, लेकिन वो तो पारिभाषिक मात्र ही है, वो कहने की बात है। वास्तव में वीतराग कथा को वाद नहीं कह सकते। ये कहा कि वाद माने क्या, वाद वाद विवाद, वो कहते हैं ना वाद का नाम विवाद है, तो बोले वाद का मतलब वास्तव में विजिगीषु कथा होती है। वाद का मतलब आप हमसे वाद कर लो, वाद कर लो मैंने विजिगीषु कथा कर लो। और वीतराग कथा को भी यदि कदाचित कहीं वाद लिख दिया हो, किसी ने कह दिया हो, तो बोले घबराना मत, वो स्थूल कथन है ऐसा समझ लेना, तो वो सामान्य कथन है। वास्तव में वीतराग कथा का नाम वाद नहीं है। नहीं लोके गुरु शिष्यादि वाग व्यापारे वाद व्यवहार। लोक में गुरु शिष्यादि के वाग व्यापार में वाद का व्यवहार नहीं होता, वाद का प्रयोग प्रचलन नहीं होता। उसको लोक में गुरु शिष्य कोई बातचीत करते हैं तो ऐसा कहते हैं क्या वो वाद कर रहे हैं? शास्त्र से हम क्लास वाद नहीं कहते। तो बोले लोक में भी गुरु शिष्यादि की बातचीत को वाद शब्द से नहीं कहा जाता है। विजिगीषु वाग व्यवहार एव वादत्व प्रसिद्धे, क्योंकि विजिगीषु वाग व्यवहार में ही वादत्व की प्रसिद्धि है। ये विजिगीषु वाग व्यवहारे आगे ए होने की वजह से रे का रह गया, संधि हुई है। व्यवहारे लग रहा है व्यवहार एव, वास्तव में व्यवहारे एव वादत्व प्रसिद्धे। प्रसिद्धे क्या है? हेत्वर्थे पंचमी, हेत्वर्थक पंचमी है प्रसिद्धि। ये भी देखो एक अनुमान वाक्य बन गया एक तरह से। जहां जहां पंचमी हेत्वर्थ में प्रयोग होती है वो अनुमान वाक्य बन जाता है। लोक में गुरु शिष्यादि के वचन व्यवहार को वाद नहीं कहते हैं, केवल विजिगीषु व्यवहार को ही वाद कहते हैं। ये सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। यथा स्वामी समंत भद्राचार्य ही सर्वे सर्वथैकांतवादिनो वादे जिता इति। जैसे कि कोई ऐसा वाक्य कहता है कि स्वामी समंत भद्राचार्य के द्वारा सभी सर्वथा एकांतवादी वाद में जीत लिए गए। जिता भूतकालिक कृदंत बनाया, वादे सप्तमी एक वचन, सर्वे सर्वे क्या है? प्रथमा बहुवचन, सर्वथा एकांतवादिनो प्रथमा बहुवचन, वादी वादिनो वादिना ईकारांत पुल्लिंग है। वादी शब्द ज्ञानी मानी दानी की तरह चलता है, वादिना। तो जैसे स्वामी समंत भद्राचार्य के द्वारा सभी सर्वथा एकांतवादी वाद में जीते गए,
ऐसा कथन होता है। तो वहां वाद माने वार्तालाप नहीं है गुरु शिष्य का, वहां शास्त्रार्थ है। तस्मिश्च वादे परार्थानुमान वाक्यस्य प्रतिज्ञा हेतु रीति रवयव द्वयमेव उपकारकम नोदाहरणादिकम व उस वाद में तस्मिश्च वादे, उस वाद में परार्थानुमान वाक्य के, परार्थानुमान दूसरे को ज्ञान कराने वाला अनुमान वाक्य, उसमें उसके प्रतिज्ञा हेतु, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा प्रथमा एक वचन, हेतु प्रथमा एक वचन, इति ये अवयव द्वयम एव, दो अवयव ही, अवयव और अंग एक ही बात है, उपकारकम उपकारक है, नोदाहरणादिकम उदाहरणादि उपकारक नहीं है। उपकारक माने कार्य की सिद्धि में सहायक। तद यथा वो बात ऐसे, उसका खुलासा इस प्रकार है। लिंग वचनात्मके न हेतुना तावद अवश्यम भवितव्यम। लिंग वचनात्मक केन, ये देखो गलत छप गया, लिंग वचनात्मके और न अलग हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिंग वचनात्मकेन ये एक शब्द है, ना मिलना चाहिए। तृतीया किताबों में भी अशुद्धि छप जाती है, आजकल प्रमाद करते हैं प्रूफ रीडिंग में, देखो क्या गड़बड़ हो गई। लिंग वचनात्मके और ना अलग कर दिया तो अर्थ ही नहीं लगता, कैसे परेशान हो जाए। वास्तव में लिंग वचनात्मकेन हेतुना तावद अवश्यम भवितव्यम। लिंग वचनात्मक हेतु के द्वारा, हेतु ना तृतीया एक वचन, तावत अवश्यम भवितव्यम, लिंग का वचन के, लिंग को बोलने वाला जो हेतु है, देखो वो तो भैया जरूरी है ही है, वो तो अवश्य होना ही चाहिए। लिंग ज्ञानाभावे अनुमितेरेव अनुदयात, लिंग ज्ञान के अभाव में अनुमिते षष्ठी एक वचन, अनुमिति का ही अनुदय होगा, जन्म नहीं होगा, अनुमिति ही पैदा नहीं होगी। पक्ष वचन रूप या प्रतिज्ञा भी भवितव्यम, और पक्ष का वचन करना जिसका रूप है, स्वरूप है, ऐसी प्रतिज्ञा को भी अवश्य होना चाहिए। अन्यथा अभिमत साध्य निश्चया भावे साध्य संदेहवतः श्रोतु रनुमिति अनुदयात। अन्यथा अभिमत, अभिमत माने जो वांटेड है, इच्छित है, उस साध्य के निश्चय का अभाव हो जाएगा, और उसका अभाव होने पर साध्य में संदेह हो जाएगा, और संदेह होने के कारण श्रोता को अनुमिति का उदय नहीं होगा। अनुमिति माने अनुमान ज्ञान, अनुमान ज्ञान नहीं हो पाएगा जब साध्य में ही डाउट हो जाएगा। संदेहवतः, संदेहवतः क्या है, संदेहवान का षष्ठी एक वचन, संदेहवतः श्रोता के अनुमिति का अनुदय हो जाए, होने के कारण प्रतिज्ञा भी जरूर होनी चाहिए, हेतु होना चाहिए, क्योंकि हेतु नहीं होगा तो भी अनुमति नहीं होगी। प्रतिज्ञा होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो साध्य में संदेह हो जाएगा और फिर अनुमति नहीं होगी। तदुक्तम, वही कहते हैं, एतद्वयम एव अनुमानांगम, ये परीक्षा मुख सूत्र माणिक नंदी आचार्य का है, ये उसका सूत्र है। एतद्वयम एव अनुमानांगम नोदाहरणम, कि ये दो ही अनुमान के अंग है। एतत्, ये द्वयम एव, दो ही, अनुमानांगम, अनुमान के अंग हैं। ये क्या है,
परीक्षामुख सूत्र के तीसरे परिच्छेद का 37वां सूत्र है। इति अयम अर्थ, इसका क्या अर्थ हुआ? एतयो प्रतिज्ञा हेतु द्वयमेव अनुमानांगम। कितना बढ़िया लिखा देखो, है ना? क्या लिखा, कहाँ गया? हाँ, परार्थानुमानस्य अंगम इति। ये परार्थानुमान के दो अंग हैं, प्रतिज्ञा और हेतु। वाद इति शेष, वादे इति शेष, वाद में ये बात वहां छुपी हुई है, कहीं नहीं है सूत्र में, लेकिन वो बात वहां पर अंडरस्टूड है, छुपी हुई है। एव कारेण अवधारण परेण, ये देखो बहुत अच्छा है, एवकार अवधारणा परक होता है। ये बहुत खास बात है। जब स्याद्वाद का प्रकरण आएगा तो ये विषय और अच्छे से समझना पड़ेगा कि एव माने क्या? अवधारण। अवधारण माने क्या? सुनिश्चित करना। अवधारण का मतलब होता है उसको फिक्स करने के। एव क्यों लगाया जाता है? बात को फिक्स करने के लिए। जैसे एक ही छात्र जाओ, तो एक ही जाओ माने ही क्यों लगाया? एक छात्र जाओ बोल देते हैं कि नहीं, वो फिक्स करने के लिए कि दूसरा ना चला जाए। तो एव शब्द अवधारणा के लिए लगाया जाता है, ऐसा नियम है। तो उसमें नियम से ये बात सिद्ध हो गई। वहां पर लिखा ना दो ही अनुमान के अंग है, तो बोले उससे ये बात सिद्ध हो गई कि उदाहरणाधिक अनुमान के अंग नहीं है। इति सूचितम भवति, ये बात आचार्य देव ने बिना कहे ही कह दी है। जैसे उदाहरण दिया ना, हम बोले एक ही छात्र जाओ, तो एक ही जाओ बोला, तो उसमें से ये निकल गया कि नहीं, दो मत जाओ, तीन मत जाओ। कोई के कब कहा था उन्होंने दो मत जाओ, तीन मत जाओ? बोले उन्होंने एक ही जाओ बोला था ना। ही क्यों लगाया? ही लगाया, इससे ये सूचना मिल गई कि अन्य को नहीं जाना है। ऐसे ही आचार्य देव ने, माणिक नंदी ने ये कहा कि भाई प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही अंग हैं। इसमें से हमने ये निकाल लिया कि उदाहरण आदि और कोई अनुमान के अंग नहीं है। उनके एव शब्द में से हमने ये निकाल लिया। और ये बहुत बढ़िया बात आ रही, व्युत्पन्नस्यैव हि वादाधिकार। वाद का अधिकार व्युत्पन्न को ही है। व्युत्पन्न माने क्या होता है? अब ये सब शब्द असल में क्या है देखो भैया, जो थोड़ा सा परिश्रम करेगा, जो थोड़े नोट्स बनाएगा, जो थोड़े होमवर्क करेगा, उसको तो बहुत ज्ञान हो जाएगा। और जो ऐसा नहीं कर पाएगा उसको वैसा ज्ञान नहीं होगा। अब कॉपी में लिखना चाहिए व्युत्पन्न। व्युत्पन्न माने क्या होता है? बिल्कुल शब्दार्थ याद रहना चाहिए। व्युत्पन्न माने ज्ञानी, समझदार। व्युत्पन्नस्यैव, और अव्युत्पन्न माने अज्ञानी। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति माने जानकारी, ज्ञान। अव्युत्पत्ति अज्ञान। ये सब शब्द है देखो। व्युत्पन्नस्यैव हि वादाधिकार, समझदार को ही वाद अधिकार है। प्रतिज्ञा हेतु प्रयोग मात्रेणैव उदाहरणादि प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य गम्यमानस्य व्युत्पन्नेन ज्ञातुं शक्यत्वात् वा। प्रतिज्ञा हेतु इनके प्रयोग मात्र से ही, केवल प्रतिज्ञा और हेतु दो के प्रयोग मात्र से ही उदाहरण आदि के द्वारा जो प्रतिपाद्य अर्थ होता है वो गम्यमान हो जाता है, वो समझ में आ जाता है।
गम्यमान माने वो समझ में आ जाता है। किसको? व्युत्पन्नेन ज्ञातुम सत्यत्वात्। जो समझदार होता है वो उदाहरण से आप जो कहना चाह रहे हो वो बात आपको बिना उदाहरण कहे ही केवल प्रतिज्ञा और हेतु के प्रयोग मात्र से ही उसकी समझ में आ जाती है। गम्य मानस्यापि अभिधाने पौनरुक्त प्रसंगादिति। गम्य मानस्यापि, गम्य मान माने जाने हुए का भी, ज्ञात का भी, अभिधान माने कथन करने पर, पौनरुक्त प्रसंगात, पौनरुक्त माने पुनरुक्ति का प्रसंग आता है। पौनरुक्त प्रसंगात, पुनरुक्ति का प्रसंग आता है। कितनी बढ़िया। मैंने कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इसका सारांश 36वें पैराग्राफ का ये सारांश हुआ कि हमेशा वाद शास्त्रार्थ वे लोग करते हैं जो व्युत्पन्न होते हैं, ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, इसलिए उनको उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। वे बिना उदाहरण दिए ही आपकी बात समझ जाते हैं। केवल दो ही चीज बोलो, एक प्रतिज्ञा और एक हेतु, बस। अगर आप उदाहरण आदि बोलोगे तो रिपीटिशन होगा। पुनरुक्ति माने पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का प्रसंग आएगा, पुनरुक्ति का दोष आएगा। पुनरुक्ति माने रिपीटिशन। न्याय शास्त्र में आचार्य रिपीटिशन करके समय खराब करना शास्त्रार्थ में उचित नहीं माना जाता। स्यादेतत् प्रतिज्ञा प्रयोगेपि पौनरुक्त्यमेव तद अविधेयस्य पक्षस्यापि प्रस्तावादिना गम्यमानत्वात्। स्यादेतत्, यहाँ कोई ऐसा कहे, प्रश्न है कि प्रतिज्ञा का प्रयोग करने पर भी तो पुनरुक्ति है महाराज। पौनरुक्ति माने पुनरुक्ति, रिपीटिशन ही तो हुई प्रतिज्ञा बोलने पर भी। इसलिए तद अविधेयस्य पक्षस्यापि प्रस्तावादिना गम्यमानत्वात्, क्योंकि वो जो प्रतिज्ञा से हम कहना चाहते हैं जो पक्ष, वो सब जब शुरू में प्रस्ताव रखते हैं, भूमिका होती है, तो उससे वो बात पता चल जाती है कि क्या सिद्ध करना है। इसलिए प्रतिज्ञा को भी बोलने की जरूरत नहीं है यदि ऐसा कोई प्रश्न करे तो। तथा च लिंग वचन लक्षणो हेतु एक एव वादे प्रयोक्तव्य। देखो अब कितनी बढ़िया भाषा आ रही है। तथा च, और लिंग वचन लक्षणों हेतु, लिंग का वचन माने लिंग को बोलना हेतु है। देखो हेतु की कितनी बढ़िया परिभाषा एक आई। हेतु किसे कहते हैं? लिंग वचनम हेतु। लिंग के लिंग माने जो लिंगिनी को बताए, जो साध्य को बताए, वो लिंग है। तो वो लिंग वचन ही हेतु का लक्षण है। और वो कोई कहे कि लिंग वचन लक्षणों हेतु रेखा एवं वादे प्रयोक्तव्य, केवल हेतु ही बोलना चाहिए, बस प्रतिज्ञा नहीं बोलना चाहिए। इति वदन, ऐसा कहता हुआ। वदन माने, वदन शब्द क्या परिचय है? सत्री प्रत्यय का, पुल्लिंग का, प्रथम विभक्ति का एक वचन है वदन। वदन माने बोलता हुआ। बौद्ध पशु आत्मनो दुर्विदत्तम उद्घोषयति। देखो आज आपको न्याय शास्त्र की गाली से भी परिचय हो रहा है। देखो कैसे गाली देते हैं। शास्त्रार्थ होता है और किसी को गाली देना हो तो क्या ये सबसे बड़ी गाली है। उसने कहा बौद्ध पशु, बौद्ध पशु आत्मनः अपना,
दुर्विदग्धत्वम उद्घोषयति। बौद्ध पशु स्वयं का, आत्मनः माने स्वयं का, षष्ठी एक वचन, दुर्विदग्धत्वम, विदग्धत्व माने विद्वत्ता, विदग्ध, विदग्ध माने ज्ञानी। अब ये देखो व्युत्पन्न विदग्ध ये इस पर्यायवाची हो गए। विदग्ध माने समझदार, ज्ञानी, होशियारपना, और दुर्विदग्धत्व माने उसका उल्टा, अपनी मूर्खता। बौद्ध पशु अपनी मूर्खता का उद्घोषयति, अपनी मूर्खता की उद्घोषणा कर रहे हैं। जो ये कहता, क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा कि वो कह रहा है अजी प्रतिज्ञा ही मत बोलो ना, प्रतिज्ञा बोलने में तो टाइम खराब होता है, रिपीटिशन होता है, खाली एक हेतु ही बोल दो। सबके समझ में आ रहा है ना? कहीं कुछ नहीं समझ में आए तो अपना हैंड रेज करके पूछ लेना चीजों को। बहुत अच्छा प्रकरण है ये। हेतु मात्र प्रयोगे व्युत्पन्नस्यापि साध्य संदेह अनिवृत्ते। कितनी बढ़िया बात। हेतु मात्र का प्रयोग करने पर जो व्युत्पन्न व्यक्ति होगा उसको भी साध्य में संदेह हो जाएगा, उसका साध्य का संदेह दूर नहीं हो सकेगा, उसके साध्य में डाउट हो जाता है। और उस डाउट को दूर करने के लिए हमें केवल हेतु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ में पक्ष या प्रतिज्ञा भी बोलना चाहिए। हेतु मात्र प्रयोगे व्युत्पन्नस्यापि साध्य संदेह अनिवृत्ते तस्माद् अवश्यम प्रतिज्ञा प्रयोक्तव्या। इसलिए प्रतिज्ञा का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। तदुक्तम, वही बात कहते हैं, साध्य संदेह आपनोदार्थम गम्य मानस्यापि पक्षस्य वचनम। परीक्षा 3/34। परीक्षा माने परीक्षा मुख। माणिक्य नंदी आचार्य का अद्भुत सूत्र ग्रंथ, जैन न्याय का प्रथम सूत्र ग्रंथ है। उसके तीसरे परिच्छेद का ये 34वां नंबर का सूत्र है कि साध्य संदेह अपनोदार्थम, साध्य के संदेह को अपनोद, अपनोद माने दूर करने के लिए, अपनोदार्थम साध्य के संदेह को दूर करने के लिए गम्य मानस्यापि पक्षस्य वचनम, ज्ञात हो तब भी पक्ष का वचन माने पक्ष को बोलना चाहिए। तदेवं वादापेक्षया परार्थानुमानस्य प्रतिज्ञा हेतु रूपम अवयवद्वयमेव न न्यूनम न च अधिकम इति स्थितम। तद एवं, एवं माने, अब ये हिंदी वाले सोचेंगे एवं माने और, एंड, एवं माने संस्कृत में और नहीं होता है, एवं शब्द का अर्थ होता है इस प्रकार। तदेवं, ये तदेवं माने इस प्रकार से, वाद की अपेक्षा से, वादापेक्षया तृतीया विभक्ति एक वचन, वाद की अपेक्षा, विजिगीषु कथा की अपेक्षा, परार्थानुमानस्य, परार्थानुमान के, ये बीच बीच में डैश भी अनावश्यक है। परार्थानुमानस्य, अब इसके बीच में डैश लगा रखा है, गलत लगा रखा है, कोई मतलब ही नहीं। इसके ऊपर गम्य मानस्यापि, यहाँ पर जो डैश लगा रखा है वो बिल्कुल अनावश्यक है, गलत है, वो नहीं होना चाहिए। परार्थानुमानस्य प्रतिज्ञा हेतु रूपम अवयवद्वयमेव, प्रतिज्ञा और हेतु रूप दो ही अवयव होते हैं। न न्यूनम, न्यून माने कम, न च अधिकम, और न अधिक होते हैं। इति स्थितम, ये बात स्थित हो गई। स्थित हो गई माने
भली भांति सिद्ध हो गई, स्थापित हो गई। प्रपंच, अब देखो प्रपंच माने क्या होता है, ये भी हिंदी का अभ्यास वालों को बहुत दिक्कत हो। प्रपंच माने हम लोग छल कपट समझते हैं, पर यहाँ प्रपंच शब्द का अर्थ छल कपट नहीं है। संस्कृत में प्रपंच शब्द का अर्थ होता है विस्तार। प्रपंच माने विस्तार, ये अपनी डिक्शनरी में लिखना चाहिए। प्रपंच पुनर्अवयव विचारस्य पत्र परीक्षायाम ईक्षणीय। कितनी बढ़िया बात, क्या क्या ग्रंथ इन्होंने पढ़े होंगे कि प्रपंच पुनर्अवयव विचारस्य, ये अनुमान के अवयवों का विचार करने वाली बात का विस्तार आपको पत्र परीक्षा में देखना चाहिए। पत्र परीक्षायाम ईक्षणीय, ईक्षण, ईक्षण माने पत्र परीक्षायाम सप्तमी एक वचन, और ईक्षणीय माने दर्शनीय, अवलोकनीय, पठनीय, पत्र परीक्षा में देखना चाहिए। देखो कितनी बढ़िया। अब एक और बात यहाँ खास है कि आपको धर्मभूषण यति महाराज का परिचय देना हो, उनका व्यक्तित्व बताना हो, तो आपको ये न्याय दीपिका में से ही निकालना पड़ेगा। अब जैसे आप ये कह सकते हैं कि न्याय दीपिका को पढ़ने से पता चलता है कि उन्होंने आचार्य विद्यानंद स्वामी की पत्र परीक्षा जैसा रेयर ग्रंथ है, कठिन पत्र परीक्षा बहुत कठिन है, बड़ा और बड़ा असाधारण ग्रंथ है, लेकिन उन्होंने उस ग्रंथ को भी उस जमाने में 500 साल पहले भी पढ़ा। कितने सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़े, समंत भद्राचार्य के, माणिक नंदी के, जगह जगह अकलंक, विद्यानंदी, कुमार नंदी, कितने ग्रंथों के रेफरेंस आ रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने इतने ग्रंथों का अध्ययन किया था। पुराने जमाने में जब पांडुलिपियां मिलती थी, कोई छपे हुए ग्रंथ नहीं मिलते थे। तो ये बात है। एक प्रश्न पूछा है रितु जी ने कि हेतु का प्रयोग कैसे होता है, तो हम बताते रहते हैं, पिछली कई कक्षाओं में बताया। हाँ बोलो रितु जी। हाँ आप। हाँ मतलब मुझे ये पूछना है पंडित जी कि ओनली हेतु बोल रहे हैं ना वो, कि हाँ खाली हेतु से भी तो काम हो जाता है? हाँ तो क्या सेंटेंस खाली हेतु से क्या सेंटेंस बनेगा? हाँ, उसका सेंटेंस वो कह रहे कि आप केवल ऐसा बोलो क्योंकि वहां धुआं है, बस इतना बोलो, क्योंकि वहां धुआं है, बस ये मत। आप पूरा वाक्य क्या है, पर्वत अग्नि वाला है, क्योंकि धुआं वाला है। तो कहते हैं अब पर्वत अग्नि वाला है, ये बात क्यों बोलना, इसको बोल करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये तो बात आप कह ही रहे हो, उसमें क्या है, उसमें आप तो केवल ये बोलो क्योंकि धुआं वाला है, बस। ये तो कोई तो सेंस ही नहीं हुई। हाँ, तो वो आचार्य कह रहे हैं कि ये बात कुछ क्लियर नहीं हुई, बात कंप्लीट नहीं हुई, बात अधूरी रह गई, और तुम क्या कहना चाहते हो वो अनक्लियर रही। उन्होंने यही कहा ना कि इसमें क्लियर, इसमें क्या दोष बताया कि इसमें क्लियरिटी की कमी है, और जो सुनने वाला है उसको समझ में नहीं आया कि आप कहना क्योंकि धुआं है, क्योंकि धुआं कहकर क्या कहना चाहते हो तुम, हाँ कहाँ जी। बताना चाहते हो, क्या बता। तो बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो जैसे एक बात आती है ना न्याय शास्त्र में कि भाई कम शब्द प्रयोग करने चाहिए। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते, सूत्र में आदि मात्रा भी कम हो तो आचार्यों को बड़ी खुशी होती है। तो हम कहते हैं कि क्यों आदि मात्रा, क्यों पूरा का पूरा शब्द कम कर दो ना, किसने मना किया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग,
इसमें से सम्यक शब्द ही हटा दो ना, उनको बहुत खुशी हो जाएगी। नहीं, वो कहते हैं कि ऐसे हटाने का मतलब नहीं है, उसका अर्थ खराब हटाया तो क्या फायदा हुआ, हाँ हटाओ, जी, पर अर्थ नहीं खराब होना चाहिए। हाँ जी। मेरी एक शॉर्ट चीज, में बोलनी है। हाँ, एक चीज और, पिछला वर्ड आया था एक जगह कि सर्वथा एकांतवादी, और अर्थ में लिख रहा है कि एकांतवादी, मतलब पीछे हिंदी में देख रही हूँ ना, तो वहां लिख रहा है हाँ, सिर्फ एकांतवादी। तो क्या दोनों बहुत बातें एक हैं? एक ही बात है। जब हम कहते हैं एकांतवादी, तो उसका मतलब सर्वथा एकांतवादी ही है। अच्छा, एकांतवादी उसी को कहते हैं जो सर्वथावादी है, जो सर्वथा, जैसे नित्यवादी जो सर्वथा नित्य मानता है, वो उसी को एकांतवादी कहा जाएगा। जो तो ना मुझे ये क्वेश्चन उठता है कि हमेशा ये कहा जाता है ना कि थोड़ा लिखने में विश्वास रखते हैं, तो उन्हें सर्वथा वर्ड लिखने का कारण क्या है? यहाँ पर सिर्फ एकांतवादी लिख लेते। नहीं, इसलिए अच्छा प्रश्न, ये अब अच्छा प्रश्न हुआ। इसका खुलासा वही है कि बात में कंफ्यूजन नहीं हो जाए। एकांतवादी शब्द का मीनिंग तो सिर्फ इतना सा हुआ, एक पक्ष को बोलने वाला। जैसे मान लो मैं ये समझा रहा हूं कि आत्मा नित्य है। मान लो आज के मेरे 1 घंटे के व्याख्यान का यही विषय है कि आत्मा नित्य है, तो मैं एकांतवादी हुआ, क्योंकि मैं एक ही पक्ष को बोल रहा हूं। एक अंत माने पक्ष, धर्म, वादी माने बोलने वाला, मैं एक ही पक्ष को बोल रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं सर्वथा एकांतवादी नहीं हूं, क्योंकि मैं उसकी अनित्यता को भी मानता हूं। और जब दूसरा लेक्चर होगा तो मैं उसमें अनित्य भी बताऊंगा। आज मैं नित्यता को हाईलाइट कर रहा हूं, इसलिए एकांतवादी होते हुए भी सर्वथा एकांतवादी नहीं हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है खास। तो इसमें ये हुआ कि एक सेंटेंस बना आत्मा नित्य है, और एक हाँ, सेंटेंस बना आत्मा नित्य ही है। हाँ, या ठीक है। आत्मा सर्वथा नित्य है। हाँ, सर्वथा नित्य वो है। जो दूसरा बनाया है उसमें ही की बजाय सर्वथा भी लगाकर बोल सकते हो। हाँ हाँ, ठीक है। ओके, एक धन्यवाद पंडित। वाक्य हुआ आत्मा नित्य है, तो ये एकांतवाद हो गया एक तरह से। लेकिन आत्मा सर्वथा नित्य है, ये है बहुत बड़ी गलती। क्योंकि जिसने आत्मा नित्य है बोला है, हो सकता है वो केवल एक ही पक्ष रख रहा है, अभी थोड़ी देर बाद दूसरा पक्ष रखेगा साथ में। इसलिए वो बात में कोई तरह का डाउट ना रह जाए, क्लियरिटी बढ़ाने के लिए सर्वथा शब्द रख दिया कि आपको परमिशन तो है एक पक्ष बोलने की, आप एकांतवादी हो सकते हो, आपको परमिशन है, लेकिन सर्वथा एकांतवादी मत हो जाना। ठीक, आप ये मतलब है। गुड। धन्यवाद। हाँ, और कोई बात बोलो। जय जिनेन्द्र सर। हाँ बोलो आशीष जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि न्याय तो स्टूडेंट को पढ़ाने का भी विषय रहा है सर। हाँ, स्टूडेंट को पढ़ाने का विषय भी रहा है प्राचीन काल से ही। हाँ, तो सर अगर अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए 5 अवयव भी रखें ताकि बहुत अच्छा क्लियर हो जाए, तो इसमें क्या आपत्ति है सर हमको? तो ये तो इन्होंने माना ना, इन्होंने बहुत क्लियर कहा ना कि वीतराग कथा में शिष्य की योग्यता के हिसाब से 2 के 3 बोलो, 4 बोलो, 5 भी बोलो, कितने भी बोलो, यू आर फ्री। ये क्लियर कट तो बोला उन्होंने कि अच्छा जब सर। हाँ। बहुत क्लियर कट बोला कि जब आप गुरु शिष्य के बीच बात हो रही है या 2 दोस्तों के बीच बात हो रही है सब्जेक्ट समझने के लिए, तो अनुमान के अवयव 2 ही हो ये जरूरी नहीं है, 3, 4, 5 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी।
सर वे मानते हैं कि केवल 5 ही अवयव होने चाहिए, 2 अवयव होने ही नहीं चाहिए। हाँ नहीं सुनो, हाँ वो उन्होंने पहले कहा था कि 5 अवयव हमेशा होने चाहिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। वो हाँ बहुत बढ़िया सवाल है। वो कह रहे हैं कि 5 अवयव हमेशा होने चाहिए, और जैन आचार्य कह रहे हैं कि शास्त्रार्थ हो रहा हो तो हमें केवल 2 ही का प्रयोग करना चाहिए। 5 का प्रयोग तो केवल तब करना चाहिए जब आप घर में बैठे हो, डिस्कस कर रहे हो। अभी इसमें एक बात और आएगी आगे, जो मैं अभी आपने प्रश्न पूछा है इसलिए अभी क्लियर कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब शास्त्रार्थ होता है ना, तब उदाहरण देने से बात बिगड़ सकती है। उदाहरण देने से बात ट्रैक चेंज कर सकती है, अर्थ का अनर्थ हो सकता है, क्योंकि उदाहरण कभी भी 100% सही नहीं होता है। उदाहरण एक देश होता है, उदाहरण कभी भी पूर्णतया घटता नहीं है, और वो तो आपकी टांग खींचने के लिए बैठा ही है, वो तो बैठा ही आपको हराने के लिए है, तो वो आपको उदाहरण से ही पटकनी दे देगा, उदाहरण से बात पकड़ लेगा। इसलिए उदाहरण का प्रयोग वहां मत करो, ये वो कहना। जैसे देखो क्या होता है, अभी जैसे मैं ये बोलूं कि आशीष जी का दिमाग तो कंप्यूटर है, मैं आपकी प्रशंसा करने के लिए बोल रहा हूं कि आशीष जी का दिमाग तो कंप्यूटर है, लेकिन आप भड़क सकते हो, नाराज हो सकते हो मेरे से। आप बोलोगे आपने कंप्यूटर कहकर मेरा अपमान किया है। कंप्यूटर तो निर्जीव होता है, कंप्यूटर तो केवल वही बात बोलता है जो रटी रटाई उसमें दूसरों भर देते हैं, उसका अपना मौलिक चिंतन कुछ नहीं होता है। क्या मैं ऐसा हूं? मैंने तो आपकी प्रशंसा के लिए, आपके दिमाग की तेजी बताने के लिए कंप्यूटर का उदाहरण दिया था, लेकिन गलत ट्रैक पर चली गई ना बात। जी सर। अगर मान लो जैसे मैं कहूं कि मैं सहारनपुर के ऊपर से जा रहा था प्लेन में बैठ के, तो मैंने देखा था वहां के आपके जो बिल्डिंग थी ना, सब ऐसे दिख रही थी जैसे कोई चींटी चींटी जैसी दिख रही थी सारी बिल्डिंग है। मैंने प्लेन में से सहारनपुर देखा था और सारे मकान चींटी जैसे दिख रहे थे। तो अब आप मेरे से बहस कर सकते हो, उलझ सकते हो कि चींटी तो 3 इंद्री जीव होती है, मकान क्या 3 इंद्री जीव है? मकान तो अचेतन होते हैं सर। आप क्या बोल रहे हो, आपको पता ही नहीं है, आपकी तो बात ही गलत है। अब हमारी बात तो रह जाएगी कहीं, जो मेन पॉइंट होगा ना वो तो हमारा कहीं का कहीं छूट जाएगा, और हमारी लड़ाई उदाहरण पर शुरू हो जाएगी। समझ में आया ना? इसलिए वो कह रहे हैं कि उदाहरण नहीं देना। हाँ दीपाली जी क्या कह रहे हैं? दीपाली जी ने कुछ कहा क्या? क्या मैसेज डाला? नमो जिनाणम। हाँ नमो जिनाणम, बोलिए। दृष्टांत और उदाहरण में जरा फर्क उदाहरण देके समझाइएगा। फिर से सुनो, दृष्टांत और उदाहरण में सामान्य अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। दृष्टांत बोलो उदाहरण बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है? मुंह से बोलना उदाहरण है, मुंह से बोलना उदाहरण है, और उस चीज को दिखाना दृष्टांत है। जैसे मैंने कहा जैसे कि घड़ी, तो ये हुआ उदाहरण क्योंकि मैंने मुंह से बोला और आपको दिखाया कि जैसे कि ये ऐसे दिखा, जैसे कि ये। तो ये जो घड़ी नामक दृष्टांत और उदाहरण में वाच्यवाचक संबंध है। दृष्टांत है वो वस्तु का नाम है, वो दृष्टांत फिजिकल होता है, उदाहरण लैंग्वेज का होता है, भाषा में उदाहरण होता है। क्लियर हुआ क्या? जी सर, बहुत अच्छे से। जैसे मैंने बोला जैसे कि पानी,
तो ये हो गया उदाहरण। और मैंने ये जैसे कि ये तो ये गिलास में ये दिखाए वो दृष्टांत। मैंने जैसे कि रसोई, तो जैसे कि रसोई बोला, मुंह से बोला, और वो जो रसोई है ना हमारे घर में, वो रसोई का नाम दृष्टांत है, वो जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिसकी उस हाँ धन्यवाद, अच्छे से। वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ 1 मिनट बचा है, किसी को कुछ कहना हो तो, वरना क्लास। मुझे एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ बोलिए। जैसा अगर यहाँ पर देखे तो इन्होंने इस तरह से किया कि शास्त्रार्थ की एक तरह से रूल्स बता दिए कि 2 ही अवयव होने चाहिए। वेरी गुड। है ना, तो ऐसा करके उन्होंने शास्त्रार्थ को गलत नहीं ठहराया, और शास्त्रार्थ विजुगिषु कथा में आता है। तो मतलब उनका इस ओर इशारा है कि मतलब विजुगिषु कथा गलत नहीं है। हम तो ऐसे समझते हैं कि वीतराग कथा होनी चाहिए और विजुगिषु कथा नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न आपने, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है। ये बहुत, उन्होंने एक पत्र परीक्षा ग्रंथ का उल्लेख किया है अभी, और वो पत्र परीक्षा ग्रंथ पूरा का पूरा इसी कंसेप्ट पर है कि शास्त्रार्थ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए ये जैनाचार्य नहीं कहते हैं, शास्त्रार्थ करो, लेकिन शास्त्रार्थ करने के लिए भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन सब का पालन करो। आप है ना गलत तरीके से शास्त्रार्थ मत करो। ये क्या, कसाय वश मत करो, छल कपट के वश मत करो। आप परमत खंडन कर सकते हो, किसी की गलत बात है तो उसका खंडन करने के लिए शास्त्रार्थ करना आवश्यक है, लेकिन वो शास्त्रार्थ तरीके से होना चाहिए, वैधानिक तरीके से होना चाहिए, अवैध तरीके से नहीं। किसी की भी गलत बात हम कैसे मान लेंगे? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और हम इसकी चर्चा अभी आगे आएगी, आने आ रहा है टॉपिक तो और करेंगे थोड़ी सी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, और कौन? संतोष जी क्या कह रहे हैं? नमो जिनानम। हाँ बोलिए। नमो जिनानम गुरुजी। नमो जिनानम, बोलिए संतोष जी। अभी जैसे हम लोग मंदिर में स्वाध्याय सुनते हैं तो उसे हम लोग वीतराग कथा कह सकते हैं? किसको? जैसे मंदिर में शाम को शास्त्र। हाँ, ये सब मंदिर में जो स्वाध्याय सभा होती है वो वीतराग कथा है। अपन कॉलेज में भी जब क्लास, देखो सुनो, कॉलेज में भी 2 तरह की क्लास होती है। एक क्लास ऐसी होती है कि जिसमें अपन पढ़ते हैं, और एक होती है परीक्षा की। जब हम परीक्षा ले रहे होते हैं तब हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, हम ऐसे हो जाते हैं। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तब तो बड़े प्यारे प्यारे अपने लगते हैं, और जब हम परीक्षा लेते हैं तो ऐसा लगता है कोई दुश्मन खड़ा हुआ है, हमको नकल नहीं करने देगा। आप पूछो तो बताएंगे क्या? हम नहीं बताएंगे बिल्कुल। तो यही फर्क है वीतराग कथा और विजिगीषु कथा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कल चर्चा करेंगे बाकी की। बहुत अच्छा। हाँ संदेश जी। इस प्रकार अभी हमने आज की कक्षा में ये निश्चय किया कि मात्र 2 ही अवयव है, प्रतिज्ञा और हेतु, उसके 5 अवयव नहीं है। और वीतराग कथा और विजुगिषु कथा का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण आज प्रारंभ हुआ। इसकी और विस्तार से चर्चा हम कल करेंगे। अब तो 2 दिन कक्षा हो गई है तो आपकी कंटिन्यूटी भी बन पाएगी। कल के लिए भी प्रश्न बचाकर रखें, कल भी इसी तरह हम चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रायोगिक चर्चा हमारी यहाँ पर चल रही है, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ ग्रंथ पढ़ के या फिर सिर्फ सैद्धांतिक चर्चा न करके अत्यंत प्रायोगिक भाई साहब के माध्यम से हो रही है। तो इस प्रकार आज की कक्षा रही।